हेलो जीएसएफ ऑफ पीसेस में आपका वेलकम है। मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी स्टेट पीसेस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की सीरीज के चैप्टर 3 के पार्ट 1 को पिछले वीडियो में देखा था। इस पार्ट में हम बात करेंगे जो नील विद्रोह है उसके बारे में। फिर हम यह जो चैप्टर है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन घटना चक्र की जो बुक आती है, जो क्वेश्चन बैंक कह लो या फिर क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि पूरे सभी स्टेट के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद से इससे रिलेटेड ये जो चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन देखोगे और फिर ये जो एनसीईआरटी का जो 3 चैप्टर है ये कंप्लीट करने के बाद से आपको यह हो जाएगा कि यह चैप्टर, आपको इस चैप्टर में दिलचस्पी आने लगेगी। आपको यह महसूस होगा कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद से हम पिछले वीडियो में मैंने कुछ पार्ट बताया था और अभी एक जो पार्ट है उसको देखेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद से इसके सभी क्वेश्चन, हर पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि कैसे जो जमींदार है, जैसे जो कंपनी है, इसे क्या था कि बहुत ज़रूरी था कि उन्हें समय समय पर अपने राजस्व की वसूली हो, मतलब उन्हें इंडिया में राजस्व की वसूली हो और जो भी फसल है उसकी अच्छी पैदावार हो और साथ ही कंपनी का जो खर्चा है वो भी निकल जाए। तो हमने देखा था कि कैसे कंपनी जो थी पहले ब्रिटेन से यहाँ व्यापार करने के लिए सोना चांदी लाती थी, पर जैसे जैसे उसका राजस्व की वसूली होती गई वह यहाँ के खर्चों से ही उसका खर्चा निकलते गया और वह सोना चांदी लाना बंद कर दी। उसके बाद से उसने भूमि परिवर्तन में कुछ परिवर्तन किए। भूमि व्यवस्था जो थी उस टाइम की भारत में, उसमें उसने कुछ परिवर्तन किए। तो हमने देखा था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उनके द्वारा यह लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था जो अस्थाई बंदोबस्त है, इसमें हमने देखा था कि कैसे कंपनी जो थी वो भूमि के जो लगान उसे मिलता था उसका 10/11 भाग कंपनी खुद रखना चाहती थी और 1/11 भाग वह जमींदार जो होते थे जिनको यह जिम्मा था कि वह किसान वगैरह से वसूल करके कंपनी को दे, तो उसका 1/11 भाग वो जमींदार रखते थे। इसके बाद से एक और नई व्यवस्था आई, तो उससे हम देखेंगे वो थी महालवारी व्यवस्था। तो इसमें क्या होता था कि यह जो व्यवस्था थी यह उत्तर भारत में स्टार्ट हुई और उत्तर भारत में आप यहाँ देखोगे, आपने देखा था पिछले वीडियो में, तो आप देखोगे कि जो ग्राम समूह या जो गांव होते हैं इसको महाल कहा जाता है और इसलिए सिस्टम का नाम महालवारी व्यवस्था रखा गया। इसमें क्या था कि जो गांव का मुखिया होता था उसको ये जिम्मेदारी था कि वो किसानों से राजस्व वसूल करके अंग्रेजों को दे। तो इसमें जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें हमने देखा कि जमींदारों को यह जिम्मा था और ये महलवारी व्यवस्था में जो गांव का मुखिया होता है उसको सभी जिम्मा था। इसके बाद से एक और व्यवस्था लागू हुआ था जिसे मुनरो व्यवस्था या फिर रैयतवारी व्यवस्था। रैयत, एक किसान को रैयत कहा जाता है। तो इस व्यवस्था में हमने देखा था कि यह जो थी दक्षिण भारत में स्टार्ट हुई थी। यह जो व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत के इलाकों में स्टार्ट हुई थी और उस टाइम में क्या था कि जैसे कोई भी जमींदार मौजूद नहीं था भारत में, दक्षिण भारत में कोई जमींदार मौजूद नहीं था कि मुख्य चीज़ जो किसान या रैयत से सीधे पैसा लेकर अंग्रेज के पास जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे भी देखा था। इसके बाद से हमने देखा था कि कैसे 17वीं शताब्दी में जो नील की खेती है कैसे अंग्रेजों ने इस पे जोर दिया। तो यह भी देखा था कि उस टाइम पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब जो भारत का क्षेत्र आता है, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें जो थी नील की खेती बहुत ही ज़्यादा उपजाई जाती थी। तो फिर हमने देखा था कैसे 17वीं शताब्दी में बहुत सी जगहों पर नील की जो खेती थी वह
स्टार्ट हो गई थी होती थी। जैसे फ्रांस, जैसे जो फ्रांस था वो कैरेबियन आइसलैंड पर, और जो अंग्रेज लोग जो थे वो जमाइका में कर रहे थे नील की खेती। स्पेन के जो लोग थे वो वेनेजुएला में कर रहे थे, और पुर्तगाली जो थे ब्राजील में कर रहे थे। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में यह जो आने वाला जो नील भी थी वह कम होने लगा। उसका मुख्य कारण यह था कि लोग नए नए आयाम ढूंढ रहे थे। जैसे जो फ्रेंच कॉलोनी जो भी थी, तो पूरी तरह से वो गुलामगिरी या दास प्रथा खत्म हो गए थे वहाँ पे फ्रेंच में, क्योंकि 1792 में दास व्यापार जो खत्म कर दिया गया था। और ये जो नील की खेती थी, तो इसको अफ्रीका के जो दास थे वही लोग वह करते थे। फिर हमने देखा था कि कैसे एक खेती खत्म होने के कारण फलस्वरूप उन्हें नए जगह ढूंढने पड़ा। फिर नए जगह उस समय भारत ही थी, इसलिए वो क्या किए कि भारत में धीरे धीरे आए, और यहाँ का जो उन्होंने सोचा बिहार बंगाल में अच्छा क्षेत्र जो नील की खेती के लिए, इससे अच्छा क्षेत्र जो है उन्हें नील की खेती के लिए नहीं मिल सकता है। पहले क्या था कि जब 1788 में नील की खेती होती थी तो सिर्फ 30% ही होती थी, बट 1810 में हमने देखा था कि 95% नील की खेती बढ़ गई थी। जैसे हमने यह देखा था कि जो नील का खेत, यह जो नील है, और नील के साथ आपने देखा था यहाँ पे कपड़ों के रंग में, इसमें जो थी कपड़ों के रंग में काफ़ी चमक, जैसे वुड का उत्पादक जो होता था यूरोप के साइड जो है कुछ, जैसे यहाँ हमने देखा था कि इटली, दक्षिण फ्रांस वगैरह में जो वुड का उत्पादक होता था। बट क्या था कि यह जो वुड था, यह जो नील से, जो जैसे नील का जो खेती होता था, इस जो कपड़े की रंगाई वगैरह होती थी, तो यह काफ़ी ही मतलब रंगी जो था इसका बहुत ही चमकदार होता था। जबकि जो वुड था, इसे मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। तो उस टाइम में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नील आने लगा। फिर हमने देखा था इसके बाद से कि जो कैसे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, इसे भी देख लिया था। फिर इसके बाद से जो एक यह था कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती जो भारत में होती थी दो तरीके से होती थी, निजी और रैयत तरीके, ये दो तरीके से होती थी। निजी तरीका क्या है, इसे हम अभी देखेंगे कि जो निजी तरीका है यहाँ पे, इसमें क्या था कि बागान के मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में उन्हें काफ़ी मुश्किल आ रही थी। फिर नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। जैसे यह क्या था कि निजी क्या था कि इस टाइम में जो किसान होते थे वह खुद से करते थे। बट जो नील की खेती है वह उपजाऊ जमीन पे होती थी। तो यह एक बार नील की खेती हो जाने के बाद से वह जो जमीन होती थी पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी। मतलब उस पे और फसल उगाने में उग नहीं पाता था। और यह इसके लिए उन्हें काफ़ी ही ज़्यादा भूखंड, जैसे बड़े बड़े भूखंड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। बट क्या हुआ कि जैसे वो बहुत घना क्षेत्र होता था, तो लोगों का जो पलायन था, किसानों का पलायन, वो दूसरी जगह नहीं करना चाहते थे। इस वजह से इस जो निजी खेती थी इसमें समस्या आ रही थी। इसके बाद हम एक और जो था उसे देखेंगे कि जैसे कैसे ये जो नील का बीघा था, एक बीघा में, इसके साथ एक और समझ सकते हैं कि इसमें 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी, और हल खरीदना, उनका रख रखाव करने में मतलब काफ़ी समस्या आती थी। और फिर जिस समय नील का उत्पादक जो कि ज़रूरत था होती थी, उस समय किसानों को हल, बैल भी चावल की खेती में व्यवस्थित, जैसे क्या था कि ये जो किसान थे उस टाइम में चावल की खेती, धान की खेती होती थी, तो वह उसमें व्यस्त होते थे। बट नील की खेती का भी टाइम वह था, तो वह मतलब नील की खेती नहीं करना चाहते थे वो अपन। फिर हम ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में आखिर जो बागान के मालिक थे वो नील की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाने लगे। ठीक है, कंपनी का 25% से कम जमीन आती थी। इसके बाद से हम यह देखेंगे कि यह जो रैयत की जमीन पर नील की खेती हुई, तो जो रैयत व्यवस्था के तहत बागान के मालिक रैयतों के साथ सट्टा करते थे। जैसे कई
बारहवें में गांव के मुखिया को दो रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। फिर अनुबंध पर दस्तखत करते थे कि जैसे क्या होता था कि बागान के मालिक जो नगद कर्जा मिल जाता था, कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक जो कि बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों पर होता था। ठीक है, तो फिर इसके बाद से क्या हुआ कि नील का ये जो उत्पादन होता था, तो उसमें क्या था कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था किसानों को, और इसका जो मुनाफा होता था उसकी जगह उन्हें मतलब बहुत ही कम कीमत वगैरह दिया जाता था। फिर इनका बहुत टाइम भी निकल जाता था। फिर आप यहाँ यह देखोगे कि यह जो आपको ये जो मजदूर दिख रहा है, तो इसके हाथ में जो हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए, जैसे बहुत बड़े बड़े हौद होते थे, मतलब जैसे आप कह सकते हो जो नील की खेती, यह जो इस इमेज में यहाँ पे देखोगे, इसको हौद कहा जाता था। जैसे यहाँ पे जो नील होता था उसको सुखाने वगैरह के लिए हौद होता था। फिर यह जो किसान होते थे, इनको ये जो भी मजदूर होते थे, इनको क्या करना होता था कि ये जो पैडल है इसका इस्तेमाल करते थे, और इसके बाद जो मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में इनको खड़े रहना पड़ता था, जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि कैसे नील का विद्रोह आगे बढ़ा। जैसे ये देखिए कि कैसे उनकी ज़मीन छीन गई, और ज़मीन जैसे छीनना चाहते थे। फिर उनको क्या होता था कि वो चाहते थे कि फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़े जो भूखंड है वहाँ पर किसान आकर रहे, उनको पलायन करने पे विवश किया जाने लगा कि वो वहाँ पे आकर खेती करें। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे जो नील का विद्रोह हुआ उसके में कैसे, जैसे 1859 में बंगाल की हजारों रैयत ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह, रैयत माले बागान के जो मालिक लगान चुकाने से इनकार कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि तलवार, भाले, तीर कमान नील की खेती फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। यह मतलब जो होते थे, जो किसान थे, वो क्या किए, पहले वो डरते थे, बट बाद में 1859 के बाद हजारों रैयत जो थे नील की खेती, रैयत मतलब किसान, वो नील की खेती करने से इनकार कर दिए। और ये जो था तलवार, भाले और तीर कमान से लेकर उस फैक्ट्री पर हमला करने लगे। इसके बाद हम देखेंगे जो नील की खेती होती थी, इसमें अधिकतर जो जेंट्स होते थे, पुरुष ही इसका कटाई वगैरह में करते थे। ठीक है, इसके बाद औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में औरतें भी इसमें लड़ाई में कूद पड़ी। फिर बागान के जो मालिक थे, काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके बाद से हम देखेंगे रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वह नील की खेती करेंगे, ना ही कर्जा लेंगे, ना ही बागान मालिकों की लाठियां खाएंगे, और ना ही लाठीधारी गुंडों से वो डरेंगे। जैसे जो उनको गुंडे डराते थे वो नहीं डरेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे जो नील की खेती, किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। इसी खेती को उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। ठीक है, जो लोग दबे होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। फिर इन्हें कैसे हिम्मत मिली, तो ये हम देखेंगे 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार की एक व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। फिर जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उस टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 1859 में सर्दियों के इलाकों का दौरा किया। रैयत को लगान और उसकी दुर्दशा से परेशान जो थे, उन्हें बरसात में मजिस्ट्रेट जो थे एडन ने एक नोटिस जारी किया। कहा कि जो रैयत को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। यह जो नोटिस के आधार पर यह खबर फैल गई और रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया। जो विक्टोरिया रानी थी वो, उन्होंने भी नील की खेती नहीं करने का हुक्म दिया।
उसके बाद से कई कार्रवाई की गई, जैसे किसानों को अपना विद्रोह समर्थन मान लिया। फिर जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे जो लोग थे वो भी नील झीलों की ओर चल पड़े। जैसे इधर यहाँ जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था वो इधर बढ़ने लगे। ठीक है, रैयत की दुर्दशा, बगान मालिक की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि इस बगावत से सरकार बगान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। उसके बाद से यह जो आयोग था बगान मालिकों को दोषी पाया गया। जैसे जो आयोग था उस टाइम बगान के जो मालिक थे उन्हें दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के लिए फायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयत से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूरा कर लेकिन आगे ना चाहें तो नील की खेती बंद कर दे। ठीक है, इसके बाद से हम यह देखेंगे कि जब महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे, बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता भी दिया। फिर 1917 में महात्मा गांधी ने दौरा नील के बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरुआत किया। तो आपने देखा कि कैसे जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे तो उन्हें जो बिहार के किसान थे वह उन्हें न्योता दिए और वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के किसानों की दुर्दशा देखी कि वो कैसे नील की खेती करने के लिए विवश थे। तो उन्होंने 1917 में वो चंपारण आंदोलन शुरू किया। ठीक है, चंपारण आंदोलन, यह सब हम आगे के चैप्टर में सही से देखेंगे। इसके बाद से जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे देखेंगे। जैसे कि एक किसान ने यह कह दिया कि भीख मांग लूंगा पर नील की खेती नहीं करूंगा। तो ऐसे हमने देखा नील की खेती कैसे स्टार्ट हुई, फिर नील का विद्रोह कैसे हुआ। तो इसके बाद से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो आपको याद करना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये जो अस्थायी बंदोबस्त था इसका नाम ही इस्तमरारी बंदोबस्त होता था। ठीक है, इसके बाद से याद एक और क्वेश्चन है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके माइंड में यह फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद से यह है कि अस्थायी बंदोबस्त को किससे किया गया, मतलब जैसे किसानों से किया गया, व्यापारियों से किया गया, मजदूरों से किया गया। तो आप देखोगे कि जमींदारों से किया गया, इसका आंसर होगा जमींदारों से। ठीक है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो जमींदारों के साथ आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो कि अभी हमने देखा, ये एमपी पीसीएस में भी ये सेम क्वेश्चन था, उत्तराखंड पीसीएस में भी ऐसा पूछा गया है, यूपी पीसीएस की मेंस में और यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया। यूपी पीसीएस जो है जीआईसी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, फिर बीपीएससी में पूछा गया और एमपी पीसीएस। मतलब ये आप देखोगे कि यह जो क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त वगैरह ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन यहाँ आया था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थायी बंदोबस्त था वो कब लागू किया गया था। तो स्टेट पीसीएस में अक्सर सन वगैरह पूछ दिया जाता है, तो आपको इसका सन भी याद करना है कि 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो जैसे आप चैप्टर पढ़ने के बाद से यह सब जो टॉपिक है इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ आपको पढ़ने के बाद से क्या होगा, ये जो घटना चक्र जो बुक लगाने के बाद से आपको क्या होगा कि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट 2011 में आईएएस की प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड। यह क्वेश्चन था कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था। तो यह कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, जैसे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो यह जो क्वेश्चन है वो 48 से 48वीं से 52वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है,
इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह किया गया है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल की किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया, मतलब किस अधिनियम नियम द्वारा किया गया। तो ये आप देखो कि 2015 की बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा है और इसका होगा 1885, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ ये भी देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसका जो अलेक्जेंडर ब्रीड, इसका नाम, और थॉमस मुनरो, इन दोनों का नाम आप याद करना, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है, यह तो थे अस्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो आप ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद से क्वेश्चन करने की हालत में रहोगे। ठीक है, इसके बाद से एक है कि मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित कर रहा था। तो आप देखोगे मुनरो। ठीक है, इसके बाद से है सर जो टॉमस मुनरो थे, भू राजस्व बंदोबस्त जैसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। तो यह हो गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किस भू राजस्व से वो संबंधित थे, तो होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त या मुनरो व्यवस्था। जो ऑप्शन में दिया होगा उसे आप टिक करना। उसके बाद था कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित था। तो आप देखो यहाँ यूपीपीसीएस की प्री 2000 में ये क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद यूपीपीसीएस स्पेशल प्री की 2008 में भी ये क्वेश्चन आया सेम। तो रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, तो टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो आप देख सकोगे कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। फिर अंग्रेज और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किए, तो मैंने बताया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी। ठीक है, इसके बाद था कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1839 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से यहाँ पे है अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ कहाँ की थी, तो यह हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये जो घटना चक्र की बुक है आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे सबसे पहले इसका डिटेल दिया होता है, उसके बाद क्वेश्चन, और क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको जब खुद से करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद से एक और क्वेश्चन है, जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, जैसे इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, कथन के जैसे कुछ ऑप्शन है, जैसे किसान द्वारा लागू सीधे सरकार को दिया जाता था और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड है कर लगाने के पूर्व भूमि और का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इसका ऑप्शन तीनों 1, 2, 3 तीनों होगा। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे एक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। यह जो टॉपिक है ये अभी आपको आगे के चैप्टर में मिलेंगे कि जैसे किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यह जो यूपी मेंस में आया है, तो आप यह जो चैप्टर है इसको करना। इसके बाद से इससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को कर लेना। एक और क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को। ठीक है, इसके बाद से हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 1857 की क्रांति, इस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो इसका आप एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है जैसे उसे करेंगे, तो इसके बाद से हम घटना चक्र को भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आज का ये जो सेशन था यह कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके बाद से जो चैप्टर आएंगे उससे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।